part second, NCERT part second, 11th NCERT part second, that is oscillations. ऑसिलेशंस, ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव्स का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बाद में यहाँ पे ऑसिलेशन एंड वेव्स होने के बाद फिर से मैकेनिक्स के एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी पे आएंगे। मतलब दोनों पार्ट की जो टॉपिक है साइमल्टेनियसली पैरेलल में हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमें डिस्कशन स्टार्ट करना है अबाउट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन मतलब बेसिकली ऑसिलेशन को समझने के लिए आपको मैं एक बार फिर से मोशन के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जो हमने मोशन मैकेनिक्स स्टार्ट करते टाइम इंट्रोड्यूस किया था कि मोशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मोशन। मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। मोशन मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। मतलब सराउंडिंग का जो स्पेस एंड टाइम है, जिसको अपन स्पेसिफिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। स्पेस ऑफ टाइम इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसीडरेशन में अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन। मतलब बॉडी को मोशन परफॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है कि बॉडी की जो पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना नेसेसरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाकी पार्ट पढ़ने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि पोजीशन मतलब क्या है। पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब किस में चेंज हो रहा है? सो व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? तो पोजीशन मतलब होता है एनी पॉइंट, पोजीशन मतलब होता है एनी पॉइंट इन द स्पेस at which body exists at the given instant of time। जो भी आपका टाइम इंस्टेंट दिया है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बॉडी नेचर में या फिर स्पेस में जिस पॉइंट पे लोकेटेड है वो बनती है बॉडी की पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर कॉल आ रहा है, वेयर आर यू पूछ रहे हैं, आप अगर घर में बैठ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा डिटेल में कि हमारे ग्लोब पे, अर्थ पे इंडिया है, इंडिया में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, औरंगाबाद में जहां पे आप रहते हैं वो पर्टिकुलर एरिया है, घर का एड्रेस है, घर में इस रूम में मैं यहाँ पे टिल 10 AM मेरा लेक्चर है, तब तक मैं यहाँ पे हूँ। मतलब आपने क्या किया? सराउंडिंग के पूरे स्पेस के ऊपर, मतलब मैप के ऊपर एक पॉइंट लोकेट किया जहां पे आपकी बॉडी एग्जिस्ट है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। 10 बजे हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? वहां से निकल के किसी और शॉप में जाना है, वहां पे जाएंगे। फिर शॉप पे जाने के बाद अगर आपको फिर से कॉल आ रहा है वेयर आर यू, तो आप क्या करेंगे? पूरा पार्ट सेम रहेगा, बस शॉप का लोकेशन आप एक्सप्लेन करेंगे। यानी क्या हुआ कि आपकी बॉडी जिस पोजीशन पे प्रेजेंट थी वहां से लेके दूसरे पोजीशन पे गई, मतलब बॉडी ने पोजीशन चेंज की। और ये चेंज होते टाइम हम कंपेयर किसके साथ कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे सराउंडिंग के स्पेस के साथ एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो। तो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम बॉडी की पोजीशन की चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एज ए मोशन। तो इस मोशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, देन रोटेशनल मोशन, देन ग्रेविटेशन में एंड रोटेशनल मोशन में फिर से सर्कुलर मोशन, इतनी सारी मोशन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मोशन एंड पोजीशन होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। अब ये मोशन जो है इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप से? तो ब्रॉडली हम इस मोशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन। अभी ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या? जो अभी मैंने एग्जांपल बोला था कि आप घर से निकल के किसी शॉप में चले गए, मतलब अगर बॉडी का एक्चुअल में ट्रांसलेशन हो रहा है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इफ बॉडी इज एक्चुअली गेटिंग ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो उस केस में बॉडी ने जो मोशन परफॉर्म की थी हम उस टाइप के मोशन को कंसिडर करते हैं एज ए ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कंसिडर करते हैं? एज ए ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब बॉडी की जो पोजीशन है वो एक्चुअल में चेंज हो रही है, या हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसका मतलब बॉडी ने क्या किया है? ट्रांसलेशनल मोशन को परफॉर्म किया है। अगेन इस ट्रांसलेशनल मोशन को अपन 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसको हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर वन डायमेंशनल मोशन जो टॉपिक था हमारा उसमें पढ़ते हैं। उसके साथ में ये ट्रांसलेशनल मोशन की और एक टाइप होती है जिसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। अब ये कर्वीलिनियर मोशन मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है।
कर्विलिनियर मोशन मतलब क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, जिसको हम सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन टू डायमेंशन वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन को। अब ये रोटेशनल मोशन में क्या होता है, देखो कि बेसिकली बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। जैसे कि फैन की मोशन को हमने कंसीडर किया था कि फैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लेकिन फैन के ऊपर जितने सारे पार्टिकल्स है, फैन के बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल है, दे विल परफॉर्म क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन अबाउट देयर पोजीशन। ठीक है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिस्क है और वो रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्स ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे जो डिस्क है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, लेकिन डिस्क के ऊपर अगर मैं कुछ पार्टिकल कंसीडर करूंगा, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये ए पे जो बॉडी है वो इस पाथ पे अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, बी पे जो बॉडी है वो इस पाथ पे अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। यानी कि रोटेशनल मोशन में बॉडी खुद जो है वो एक ही पोजीशन पे होती है, लेकिन वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। यानी कि बॉडी के ऊपर जितने सारे पार्टिकल प्रेजेंट्स है, दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर उनका सेंटर कॉन्सेंट्रिक होगा या फिर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रहेगा, वो डिपेंड करेगा बॉडी टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। अगेन इस रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो टाइप के मोशन को फिर से इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज एक थी सर्कुलर मोशन एंड दूसरी थी रोलिंग मोशन। सर्कुलर मोशन एंड दूसरी थी रोलिंग मोशन। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था कि बॉडी मूव होगी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। रोलिंग मोशन का मतलब क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, दो मोशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगी, एक ट्रांसलेशनल दूसरी रोटेशनल। ठीक है, तो इतने सारे मोशन के अबाउट हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत डिटेल में हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले डिस्कशन अबाउट थर्ड टाइप ऑफ मोशन, जिसको बोला जाता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन बाद में मैं इसको लिख के भी देता हूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं बस कि ये वाइब्रेशनल मोशन मतलब क्या होता है। कि बेसिकली अगर बॉडी वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है मतलब क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई भी, सपोज गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, प्लग करते मतलब नीचे खींचते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है कि अपने पोजीशन के अबाउट अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मोशन परफॉर्म करती है। या फिर ड्रम है, ढोल है, उसको हम बजाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके स्क्रीन के ऊपर, और फोर्स अप्लाई करने के बाद ड्रम की जो स्क्रीन है वो क्या करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे मोशन परफॉर्म करती है। तो उसके एग्जांपल से हम वाइब्रेशनल मोशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्या होगा वाइब्रेशनल मोशन का मतलब, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होगा द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सेम पाथ। क्या होगा, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। मतलब बॉडी जिस पाथ पे मूव होने वाली है वो पाथ क्या होगा, रिपीटेटिव होगा। पाथ क्या होगा, रिपीटेटिव होगा। तो इस तरह की जो वाइब्रेशनल मोशन है उसको अपन रिपीटेटिव मोशन भी बोलने वाले हैं, क्योंकि वहां पे पाथ रिपीट होता है। एंड इसी रिपीटेटिव मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन को अगेन अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट वन होगी एक ऑसिलेटरी मोशन, एंड इसके साथ में हम सेम पार्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू वेव्स की मोशन। ठीक है, तो आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारा वो इससे रिलेटेड रहेगा, यानी थर्ड टाइप ऑफ मोशन। वो ऊपर के दो टाइप जो है वो हमने 1D 2D रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में डिटेल में उसको पढ़ लिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट वाइब्रेशनल मोशन। पहले इसको डिफाइन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन। अभी डेफिनेशन मैंने बोली थी, अभी फिर से लिख के भी दे रहा हूं, 100% क्लियर कर लो, एकदम बेसिक सिंपल कंसेप्ट है एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे सिंपल टॉपिक है। अगर ये समझ में आ गया तो एकदम सिंपल है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ही प्रोसेस है। लेकिन अगर ये कंफ्यूज करने लगा, एक क्वेश्चन स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये आगे बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, तो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मतलब क्या होता है, द मोशन ऑफ द बॉडी along same path again and again, along same path again and again। तो ये मोशन जो है वो किस तरह की होगी, एक तो ये टू एंड थ्रू होगी, आगे पीछे, या फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी, मतलब ऊपर नीचे, या फिर अप एंड डाउन होगी। ठीक है, इस तरह के नेचर की जो भी मोशन परफॉर्म होगी उस टाइप के मोशन को बोला जाएगा वाइब्रेशनल मोशन।
तो इस तरह से वाइब्रेशनल मोशन कहाँ पे परफॉर्म होता है, क्या एग्जांपल इसके? एक एग्जांपल मैंने बोल दिया कि गिटार की स्ट्रिंग है, दूसरा भी मैंने बोल दिया कैसे ड्रम है, ड्रम की स्क्रीन है। चलो कुछ अनदर एग्जांपल, कम ऑन फास्ट बोलो यहाँ पे, चलो बोलो पटपट। अनदर मोशन क्या परफॉर्म होगी? वेरी गुड, वीणा, गिटार, सितार, लाउड स्पीकर। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे वर्क करते हैं इस मोशन के मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर वर्किंग ऑन द सेम पार्ट। मनमत बरोबर है, गिटार, आकांक्षा एयर ड्रम, ओके, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल हो गए वाइब्रेशनल मोशन के। अब ये वाइब्रेशनल मोशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली आने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर, ठीक है। तो जो वाइब्रेशनल मोशन है वही ऑसिलेटरी मोशन है। वाइब्रेशन मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा? रिपीटेटिव मोशन, रिपीटेटिव मोशन यानी कि क्या होगा? फिर से वही, बॉडी विल मूव अलोंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन। वही है वाइब्रेशनल मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन है। इसलिए डेफिनेशन में वही वर्ड्स फिर से दिखेंगे आपको कि अगर बॉडी सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन फिर से अगर मूव हो रही है तो हम कंसीडर करेंगे कि बॉडी इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। और इस ऑसिलेटरी मोशन की हम यहाँ पे एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, जिसको बोला जाता है एसएचएम। क्या बोला जाता है? एसएचएम। मतलब टॉपिक तो है हमारा ऑसिलेशन, लेकिन इस ऑसिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ ये एसएचएम पढ़ने वाले, ठीक है। अब ये एसएचएम का मतलब होता है, एसएचएम मींस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे जो वर्ड हार्मोनिक आपको दिख रहा है, इस वर्ड की हमारे टॉपिक के लिए मीनिंग होगी रिपीटेटिव। सॉरी, हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? रिपीटेटिव। एंड रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटरी। मतलब जिसमें पाथ क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है, उसको अपन रिपीटेशन के लिए एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, हार्मोनिक। हम इसको सिंपल रख रहे हैं पढ़ने के लिए। मतलब हम क्या करेंगे? बस लीनियर पाथ पे जो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने वाली है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा कि एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट को एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग को एक मास कनेक्टेड है। अगर इस मास को मैंने फोर्स अप्लाई करके राइट में खींच के अगर छोड़ दिया तो ये क्या करेगा? ऐसे जब हमने उसको खींचा था तो ये एक्सटेंड होगा इस पोजीशन के बाद, इस पोजीशन की तरफ। एंड अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? इस तरह से यहाँ पे कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में, एंड मीन पोजीशन से एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट में। मतलब ये जो ब्लॉक होगा, ये जो ब्लॉक होगा वो क्या करेगा? सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन, सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव यानी ऑसिलेटरी यानी हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अगर हम उसको पढ़ने के लिए सिंपल रख रहे हैं, मतलब लीनर रख रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को हम एसएचएम बोलेंगे। एसएचएम का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वर्ड का क्लियरेंस ले लो, बाद में इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल है। देखो कि बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो मोशन परफॉर्म कर रही है वो क्या करेगी? सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन मूव होगी। क्या करेगी? सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन मूव होगी। मतलब पाथ रिपीटेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल रख रहे हैं, मतलब उसको हम क्या करेंगे? लीनियर पाथ पे कंसीडर करेंगे। एंड उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि अगर स्प्रिंग को हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किया, एक साइड में ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया, तो ब्लॉक क्या करेगा? उसी पाथ पे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मूव होता रहेगा। मतलब हमने खींचा था राइट में, छोड़ने के बाद लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में आएगा। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्लियर है, एकदम सिंपल पार्ट है। सिंपल मतलब यहाँ पे लीनियर लेना है, हार्मोनिक मतलब रिपीटेटिव, और ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या है वो तो हमने पढ़ लिया। मतलब बॉडी जो है वो अपना जो पाथ है वो रिपीटेडली उसी पाथ के अलांग मूव होने वाली है, एंड उसी पाथ के अलांग मूव होते टाइम उसकी मोशन को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी जो डायग्राम मैंने इंट्रोड्यूस की थी उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बाकी की टर्मिनोलॉजी उससे रिलेटेड देखेंगे
कि कंडीशन क्या है। देखो कि मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया है, इस रिजिड सपोर्ट को इस तरह से मैंने एक स्प्रिंग एंड स्प्रिंग को एक ब्लॉक कनेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करके इस ब्लॉक को खींचेंगे टुवर्ड्स राइट। मतलब ये पहले यहां पे एग्जिस्ट करता था, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन पे ये ब्लॉक स्टेबल रहता है। मीन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन के ऊपर ये स्टेबल रहता है, कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये जिस पोजीशन के ऊपर स्टडी रहेगा उसको बोला जाएगा मीन पोजीशन। नेक्स्ट केस में मैं इस ब्लॉक को पकड़ के राइट में खींचूंगा, तो खींचने के बाद क्या होगा, इस तरह से स्प्रिंग थी तो स्प्रिंग का थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा एंड ये ब्लॉक की मुझे न्यू पोजीशन मिलेगी। मतलब यहां से लेके यहां तक इस ब्लॉक का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर यहाँ पे खींच के मैं ब्लॉक को छोड़ दूंगा, तो हमें मालूम है कि ये ब्लॉक क्या करेगा, फिर से इस साइड में आएगा, इस तरह से स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी एंड ये ब्लॉक की न्यू पोजीशन बनेगी। मतलब अगेन ये मीन पोजीशन से टुवर्ड्स राइट में डिस्प्लेस हुआ एंड इस तरह की मोशन चलती रहेगी। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस की उसके ऊपर रखा है तो नंबर ऑफ, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इतने वाइब्रेशंस यहाँ पे कंप्लीट होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं बना सकते, इसलिए आफ्टर सर्टेन ऑसिलेशन दिस ब्लॉक हैव टू कम एट रेस्ट। तो बोर्ड पे जो मोशन आपको दिख रही है एकदम सिंपल है, देखो ज्यादा सोचना ही नहीं है। और वर्ड के ऊपर एक तो वर्ड का क्लियरेंस ले लिया, अभी जो डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो। एक ब्लॉक है, मैंने खींच दिया, छोड़ दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, उसी पाथ के ऊपर फॉरवर्ड बैकवर्ड टू एंड प्रो इस तरह से मूव होगा एंड इसी मोशन को हम एसएचएम बोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एसएचएम को डिफाइन करने से पहले मुझे कुछ बातें यहाँ पे आपको क्लियर करनी, कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही थी। देखो कि ब्लॉक तो यहाँ पे था और उसके बाद में मैंने इस ब्लॉक को खींचने के लिए फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद जब ब्लॉक यहां पे आ गया और मैंने छोड़ दिया, फोर्स अप्लाई किया था राइट में, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, फिर मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद ब्लॉक कहां पे जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। या फिर अगर मैं इस ब्लॉक को अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करके इस तरह से इधर फोर्स अप्लाई करके अगर कॉम्प्रेस कर देता और उसके बाद छोड़ देता, तो छोड़ने के बाद स्प्रिंग क्या करती, एक्सपांड होती, मतलब ब्लॉक यहां पे जाता। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या बोला मैंने, अभी कंक्लूड कर रहा हूं, देखो कि अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स रिमूव करने के बाद ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स रिमूव करने के बाद ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब हम खींच रहे थे राइट में, ब्लॉक आ रहा है लेफ्ट में, हम प्रेस कर रहे थे लेफ्ट में, ब्लॉक जा रहा है राइट में, ऐसे क्यों हो रहा है। इसका रीजन देखो, मैं इसको लिख के नहीं देने वाला हूं, बस एक्सप्लेन करने वाला हूं कि होता क्या है कि जब हम इस ब्लॉक को पकड़ के यप इतना फोर्स अप्लाई करके राइट में खींच के एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा जो वर्क हमने किया था ये स्टोर होता है किसके फॉर्म में, क्योंकि हमारा फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि एवरी वर्क डन विल ऑलवेज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क हम यहाँ पे करेंगे ब्लॉक को राइट में खींचने के लिए, वो सारा वर्क जो है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड जैसे हम इस ब्लॉक को फिर छोड़ देंगे, तो ये ब्लॉक क्या करेगा जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसका यूटिलाइजेशन करके खुद को मीन पोजीशन पे लेके जाने के लिए ट्राई करेगा, खुद को मीन पोजीशन पे लेके जाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो जाएगा इधर इस पोजीशन पे। यानी कि फिर से मीन पोजीशन से यहां पे आने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। अगेन दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे फोर्स खत्म हो जाएगा, वर्क खत्म हो जाएगा, ये एनर्जी फिर से उसको राइट में लेके जाएगी। मतलब पहले वर्क डन होगा, स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी फिर से वर्क करेगी, फिर से वर्क स्टोर्ड होगा एनर्जी के फॉर्म में, एंड ये वर्क एनर्जी के कन्वर्जन में ये ब्लॉक जो है वो राइट से लेके लेफ्ट में, लेफ्ट से लेके राइट में, ऐसी मूवमेंट कंटिन्यूसली इसकी शुरू रहेगी। यानी कि इस डिस्कशन से हमें ये मालूम होता है कि व्हेन ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, it goes towards left, it goes towards left after removal of force and vice versa। अगर हम लेफ्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके उल्टा हो जाएगा। मतलब कंडीशन क्या है कि हम उस ब्लॉक को खींचने के लिए राइट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
फोर्स अप्लाई किया था, उसको छोड़ दिया तो ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, देखो कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको छोड़ के, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं, हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको छोड़ के यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो हमने अप्लाई नहीं किया था। समझ में आ रहा है ना? हमने अप्लाई नहीं किया था मतलब कैसे, कि मैंने इसको डिस्प्लेस करने के लिए राइट में फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन छोड़ने के बाद ब्लॉक लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में जाने के लिए मैं पूरी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक फोर्स इंड्यूस्ड होता है जिसको बोला जाता है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है? एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अभी रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होगा द फोर्स विच restores the block to its mean position। मीन पोजीशन मतलब पहले भी बोला था, फिर से, ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर एक्ट होने वाले रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो रहेंगे, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो ये फोर्स जो है बॉडी को अपने ओरिजिनल मीन पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है, वापस लेके जा रहा है, इसलिए इस फोर्स को बोला हमने रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? ऐसा फोर्स जो बॉडी को अपने मीन पोजीशन पे वापस लेके जा रहा है, यानी रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, रिस्टोर करता है इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर करता है इसको इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर किसको कर रहा है? ब्लॉक को। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने उसको पकड़ के एक साइड में खींचा था, खींचने के लिए जो वर्क किया था वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, वही एनर्जी जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी तब जो फोर्स इन्वॉल्व है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से देखेंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसे होगा, देखो अगर मैं ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा, ब्लॉक धीरे धीरे वापस आएगा। अगर हम खींचने के लिए फोर्स थोड़ा बढ़ा देंगे तो ब्लॉक थोड़ा फास्ट वापस आएगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा जोड़ी ताकत है उतनी पूरी अप्लाई करके अगर ब्लॉक को खींच दिया एंड छोड़ दिया तो वो एकदम रैपिडली सडनली वापस आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है। क्यों ऐसे? क्योंकि वर्क डन मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। एंड जितनी स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है उतनी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से जो वापस लेके जाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए फोर्स अप्लाई होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। वर्डिंग में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हियर restoring force is directly proportional to the magnitude of displacement। लेकिन यहां पे और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखो कि हम ब्लॉक को जब राइट में खींच रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स उसको लेफ्ट में लेके जा रहा है। सिंपल बातें एकदम, थिंक अपॉन इट, इसको क्लियर करो। आज का लेक्चर का पार्ट अगर क्लियर हो गया तो पूरा ऑसिलेशन एंड पूरे वेव्स में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। कंडीशन क्या है? सिंपली कि जब मैं उसको राइट में खींचता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में लेके जा रहा है। अगर मैं उसको लेफ्ट में कॉम्प्रेस कर रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स राइट में लेके जा रहा है। यानी कि जो डायरेक्शन हमारे डिस्प्लेसमेंट की थी, ये रिस्टोरिंग फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। इसलिए मुझे इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करने के बाद इक्वेशन बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो माइनस साइन क्यों लिया? एकदम सिंपल आंसर उसका, माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था राइट में, सॉरी मैं डिस्प्लेस कर रहा था राइट में, और ब्लॉक का फोर्स जो रिस्टोर करने वाला है वो एक्ट हो रहा है लेफ्ट में। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर मुझे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कांस्टेंट लेके आऊंगा, एंड कांस्टेंट लेके आने के बाद मुझे जो फोर्स है वो मिल जाएगा F इक्वल्स टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स। कितना मिला ये फोर्स? F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K इंटू एक्स, वेयर K का मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे हमने फोर्स के साथ यूज किया था इसलिए इसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट, या फिर स्प्रिंग के साथ यूज किया था इसलिए बोला जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, देखो बोर्ड पे एकदम सिंपल सिंपल बातें चल रही है। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है। कौन सा टॉपिक है?
ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैंने स्टार्ट में क्या किया था, वाइब्रेशनल मोशन को इंट्रोड्यूस किया था। वाइब्रेशनल मोशन मतलब ऐसी मोशन जिसमें बॉडी जो है अपना मोशन का पाथ रिपीटेडली रिपीट करेगी, मतलब उसी पाथ के अलोंग बॉडी जो है अगेन एंड अगेन मूव होने वाली है। ठीक है, उसकी हमने एक स्टैंडर्ड केस कंसीडर की यहाँ पे, जिसको अपन एसएचएम बोल रहे हैं। एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब उसको अपन लीनियर रखेंगे, हार्मोनिक का मतलब रिपीटेटिव होगा, एंड मोशन मतलब बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। यानी कि बॉडी की जो पोजीशन चेंज होने वाली है वो सेम पाथ पे रिपीटेडली होने वाली है, इसका मतलब एसएचएम था। उसको समझने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड केस ली, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अभी मालूम हुआ इसलिए बोल रहा हूं। स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसको एक ब्लॉक कनेक्ट किया है जिस ब्लॉक का मास कितना है, एम है। हम इस ब्लॉक को पकड़ के राइट में खींच के छोड़ देंगे तो वो लेफ्ट में जाएगा। अगर हम उसको लेफ्ट में प्रेस करेंगे छोड़ देंगे तो वो राइट में आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लॉक को हम अगर राइट में खींच रहे थे तो कोई ना कोई उसको लेफ्ट में लेके जा रहा है। लेफ्ट में लेके जा रहा है मतलब मीन पोजीशन पे लेके जा रहा है, मतलब अपनी खुद की पोजीशन पे रिस्टोर कर रहा है। तो रिस्टोर करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को हमने बोला रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को हमने बोला रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या होगा, ऐसा फोर्स जो ब्लॉक को रिस्टोर करेगा। ऐसा फोर्स जो ब्लॉक को रिस्टोर करेगा उस फोर्स को बोला जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। सिंपल है, खत्म। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, द फोर्स विच रिस्टोर्स द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मीन पोजीशन। फिर हमने देखा कि ये फोर्स जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। अगर मैं थोड़ा खींचूंगा छोड़ दूंगा तो धीरे से वापस जा रहा है, पूरी ताकत लगा के खींच के छोड़ दूंगा तो एकदम फास्ट जा रहा है, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया फोर्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा दिया फोर्स और बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ट्रेमेंडसली बढ़ा दिया फोर्स भी ट्रेमेंडसली बढ़ेगा, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स। लेकिन 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 यहां पे एक कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। देखो ये एफ मतलब हमने अप्लाई किया था वो फोर्स नहीं है, जो बॉडी को वापस लेके जा रहा है वो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। एंड ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, इसलिए इक्वेशन बना था एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। के मतलब क्या है, सिंपल जो हम 9-10 से पढ़ रहे हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए हमें कांस्टेंट लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट लिया है के है। एंड इस के का इस टॉपिक में इस फॉर्मूले में मतलब होता है फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो कम ऑन फास्ट। ओके डन। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट हमने यूज किया था उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। तो ये जो के होता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा F बाय एक्स। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, माइनस साइन क्या है, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूं के का, तो माइनस साइन नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इस माइनस साइन की मैथमेटिकल मीनिंग नहीं होती है, इसका मतलब बस डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए इतना ही था। इसलिए मैंने कांस्टेंट को डिफाइन करते टाइम माइनस को नहीं लिया। अब के इक्वल्स टू बन गया एफ बाय एक्स, यानी यहां से मैं इस फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन कर सकता हूं। फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्या है फोर्स कांस्टेंट, ये एफ बाय एक्स फॉर्मूला था, उसके मैंने वर्डिंग में लिखा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय के, गिवन बाय के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स। और इसका और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू यम इंटू ओमेगा का स्क्वायर। के इज इक्वल्स टू यम इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं ओमेगा को रूट ऑफ के बाय एम ऐसे लिख सकता हूं। आगे हमें बहुत सारे टाइम्स ये फॉर्मूले यूज करने हैं, तो इसको एकदम अच्छे से यहीं पे प्रिपेयर कर लो कि एफ बाय एक्स एक फॉर्मूला है, दूसरा है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आया कहां से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट 2 मिनट दे दो मुझे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट मिला, तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, यानी एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट है, यानी एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। एंड अगर न्यूटन पर मीटर है तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे,
L1 M1 T-2 ये फोर्स के थे अपॉन मीटर, मतलब लेंथ है, कैंसल कैंसल, तो इसके लिए डायमेंशंस बन गए M1 T-2। फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशंस बन गए M1 T-2। ठीक है, तो क्लियर है फोर्स कांस्टेंट सबको? यस और नो? फोर्स कांस्टेंट क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे वो एक पार्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, डायग्राम में थोड़ी देर के लिए रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है, हम इसको स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए लीनियर रखते हैं, लेकिन आगे आगे जाके क्या होगा कि जब हम सर्कुलर मोशन को भी कंसीडर करेंगे, तो सर्कुलर मोशन में भी केस क्या होती है कि अगर इस पाथ के ऊपर बॉडी अगेन एंड अगेन रिपीटेडली अगर मूव होगी, तो इस टाइप के मोशन को भी अपन एसएचएम कंसीडर करेंगे। पाथ रिपीटेटिव है सर्कुलर मोशन में, मतलब वो भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इस मोशन को अगर ये ब्लॉक की मोशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो ये मीन पोजीशन रहेगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन रहेगी। यानी कि क्या होगा, देखो कि पार्टिकल ए से निकलेगा, यहाँ पे ए रहेगा एंड यहाँ पे बी रहेगा, दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो पार्टिकल जो है वो अपने मीन पोजीशन से निकल गया, ऐसे अपन एज्यूम करते, ए से यहाँ पे निकल गया ओ से। तो पार्टिकल जब ओ से लेके ए तक ट्रैवल करेगा, तब यहां से, ठीक है, इसको मैं ओ बोलता हूं, इसको ए बोलता हूं, अगेन ये ओ आएगा, अगेन ये बी आएगा। कैसे, देखो कि पार्टिकल डिस्प्लेस कैसे होगा, पहले ओ से निकल के ए के ऊपर आएगा, बाद में ए से, मतलब पहले यहां पे गया, बाद में ए से लेके फिर से ओ पे आएगा, देन ओ से लेके बी पे जाएगा, देन बी से लेके ओ पे आएगा। उसी तरह का रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। तो सर्कल में भी क्या होगा, जब ये O टू ए ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे भी पार्टिकल O टू ए जाएगा। जब पार्टिकल A टू O वापस जाएगा, पार्टिकल A टू O वापस जाएगा। जब पार्टिकल O टू B जाएगा, यहाँ पे ये O टू B जाएगा। देन जब ये B टू O जाएगा, ये मीन पोजिशन पे वापस आएगा। यानी कि देखो सर्कल की केस में, सर्कल की केस में जो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, उस केस में ये पार्टिकल जो है ओ से निकल के ए से निकल के ओ से निकल के बी से निकल के ओ, इस तरह का एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। मतलब जो सर्कुलर मोशन में होता है उसको हम लीनियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन जैसे सर्कल में कंप्लीट होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा अलोंग दिस पाथ। क्लियर है? चलो कॉमन पास्ट, बस सर्कुलर मोशन के साथ अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है? कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है? सबको? एक मिनट ना, क्लियर है? ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है, मतलब जिनको ब्लर है उनका नेट इश्यू है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं मेरे मोबाइल में। नहीं, ब्लर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जिनको दिख रहा है ब्लर उनका नेट इश्यू है, बाकी लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, या फिर रिकॉर्डर भेज दूंगा, वहां से देख लो। कंडीशन क्या है, देखो जो सर्कुलर पाथ पे हो रहा था उसको हमने रिवॉल्यूशन बोला, यहाँ पे वाइब्रेशन बोला है, इतना ही डिफरेंस है। अब आगे देखो क्या होगा, जब पार्टिकल ओ से लेके ए तक ट्रैवल करेगा, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एज ए एम्पलीट्यूड। जब पार्टिकल ओ से लेके ट्रैवल करेगा, तो वो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड यहाँ पे मैं एंगल डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अपन इन टर्म्स ऑफ एंगल डिस्क्राइब करते हैं। तो ओ से लेके ए तक गया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको अपन एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। जब पार्टिकल ये ओ ए से लेके, मतलब ये पीओ से लेके पी ए तक जाएगा, तो ये कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, 90 डिग्री, यानी π/2। वापस फिर पार्टिकल जब ए से लेके ओ के ऊपर आएगा, तब फिर से ये क्या करेगा, अगेन ए इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और ये क्या करेगा, π/2 इतना फेज एंगल कवर करेगा। पार्टिकल जब ओ से लेके बी पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन ए इतना डिस्प्लेसमेंट होगा,
कितना एंगल डिस्क्राइब होगा, π/2। जब ये बी से लेके फिर से ओ पे जाएगा, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, तब का डिस्प्लेसमेंट ए होगा, तब का एंगल π/2 होगा। यानी कि एक वाइब्रेशन में, एक रिवॉल्यूशन में 2π इतना एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, तो एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। जो बोर्ड पे दिख रही है वो इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आने वाली है, तो उसको ध्यान से देखो। क्लियर है? क्लियर है कि एक वाइब्रेशन में पार्टिकल क्या करेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए, वेयर ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल डिस्क्राइब होगा, 2π इतना एंगल डिस्क्राइब होगा। इस तरह से हम ये सर्कुलर मोशन को एंड लीनियर यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर करने वाले हैं। आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। अब मुझे एक्सप्लेन करना था आपको के का फॉर्मूला। अब के का फॉर्मूला क्या है, देखो, F/x। बट अगर हम एसएचएम को सर्कुलर के अलोंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है mr⍵²। क्या फॉर्मूला होता है, mr⍵²। यहाँ पे m का मतलब होगा मास ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा था। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, जो सर्कल की केस में रेडियस का वर्क था वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा। एंड इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखो, अगर सर्कुलर मोशन होती तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी था। यहाँ पे अगर ट्रांसलेशनल मतलब एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वहां पे ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। इस इक्वेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये बनेगा m इंटू एक्स इंटू ω² अपॉन x। तो x कैंसिल होके मुझे k का और एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज m इंटू ω², जो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू रहेगा √k/m। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर क्लियर हो गया तो आगे का पार्ट बहुत सिंपल है, सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट आएगी, कुछ भी मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग पार्ट, बहुत सोचने वाला पार्ट आगे नहीं होगा। क्लियर है? कम ऑन फास्ट, इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर। तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, देन रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड कांस्टेंट आ गया, जिसको हमने फोर्स कांस्टेंट बोला है। अब ये फोर्स कांस्टेंट एंड रिस्टोरिंग फोर्स का यूज करके हम टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एकदम सिंपल पॉइंट है, देखो, हम लीनियर एसएचएम के लिए एक इक्वेशन जिसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं उसको डिराइव करने वाले। कैसे डिराइव करेंगे, देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अभी हमने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। ये बना फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बना F इक्वल्स टू ma, ये बना F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अभी दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में फोर्स है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एज देयर LHS आर सेम वी कैन इक्वेट देयर RHS इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा ma इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। अब ये माइनस वाली टर्म अगर इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा ma प्लस kx इक्वल्स टू 0। देखो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं, बस दो फॉर्मूले थे, उनकी एक साइड सेम थी तो अनदर साइड को इक्वेट किया, खत्म। पहले रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस kx, दूसरा न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग का फोर्स F इक्वल्स टू ma, दोनों की एक साइड सेम थी, अनदर साइड इक्वेट कर दी। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? अरे चलो, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके डन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी कि मैं एक्सेलरेशन को बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव, यानी d²x/dt²। ये 1D में हमने पढ़ा है, जो 1D के लिए जो नहीं थे वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर लो। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, d²x/dt²। एंड उस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा m इंटू a,
ए का मतलब डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब अगर थ्रू आउट मैं इस इक्वेशन को यम से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में जो k बाय एम है, जो k बाय एम है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एज k इक्वल्स टू यम ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय यम बनेगा, यानी इस इक्वेशन में ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस k बाय यम को मैं ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा इंटू एक्स इक्वल टू 0। एंड इस इक्वेशन को बोला जाता है एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एकदम सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट चल रही है और मेरा इक्वेशन भी यहाँ पे डिराइव हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। चलो क्लियर है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। चलो कमेंट करो क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिला है, आगे के टॉपिक की जितनी सारी कंसेप्ट डिस्कस होगी वो उसी इक्वेशन से होगी। कैसे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम हम पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर से मुझे क्या करना है अभी, एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब कैसे डिराइव करेंगे, देखो कि बेसिकली हमने अभी देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम क्या था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0 था। अभी डिराइव किया है वही इक्वेशन फिर से लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली टर्म अगर उस साइड भेज देंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और इसी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर को हमने क्या बोल के इंट्रोड्यूस किया था, एक्सेलरेशन बोल के। तो यहाँ पे जो एसएचएम का एक्सेलरेशन है वो बनेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत डिफिकल्ट था डेरिवेशन, देखो समझ में आता है क्या, बस प्लस वाली टर्म उधर भेज के उसको माइनस लिखना था। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम कितना बना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हमारी जो एसएचएम है वो इस तरह से परफॉर्म हो रही थी, बॉडी ओ से लेके ए पे जा रही थी, बॉडी ओ से लेके बी पे जा रही थी। तो यहाँ पे जो है एक्स यानी कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब बॉडी ए के ऊपर आएगी, एंड इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम ए बोलते हैं, यानी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल्स टू ए रहेगा, एंड जब ये x इक्वल्स टू ए रहेगा तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी बनेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, उसी तरह से ये मिनिमम कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा, यानी पार्टिकल O के ऊपर ही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी इसकी 0 है, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। देखो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, समझ में आ रहा है क्या, जो डायग्राम थी उसके ऊपर से हमने दो पोजीशन पे लिखा, ए के ऊपर एंड ओ के ऊपर। एक केस में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया, देन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम था, एक्सेलरेशन मिनिमम हो गया, वो 0 हो गया। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट
एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन। ये जो है ए वाली, इसको एक्सट्रीम पोजिशन बोला जाता है, एंड ये बी को जो है इसको भी एक्सट्रीम पोजिशन बोला जाता है, एंड ये होगी मीन पोजिशन। यानी कि एक्सेलरेशन है ये एक्सट्रीम पोजिशन पे मैक्सिमम है, एंड वो कितना है, एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, उसके बाद में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज मिनिमम कहां पे, एट मीन पोजिशन। ये मीन पोजिशन पे क्या है, एक्सेलरेशन मिनिमम है। ठीक है, एंड कितना है वो मिनिमम, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखो बोर्ड पे जो डेटा है क्लियर हो रहा है क्या, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। और यही मैकेनिज्म है ऑसिलेशंस एंड वेव्स में, हमें इसी के ऊपर वर्क करना है, लेकिन ये अभी इसलिए टाइम इतना दे रहे कि ये क्लियर होना चाहिए 100%। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अभी नींद में भी पूछा जाए तो क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन मिनिमम है मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, मिनिमम है मीन पे, मिनिमम है मीन पे, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे मिनिमम, मीन पे मिनिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की केस हो गई। अभी एक्सेलरेशन के बाद में हम क्या करेंगे, सेम एसएचएम के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे डिराइव करना है, उसके लिए जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था मैं उसी को यूज करने वाला हूं। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम। वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो कि फर्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अभी देखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है, यानी ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू था माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी अरेंजमेंट करूंगा, एकदम सिंपल अरेंजमेंट है, लेकिन ये बहुत सारे टाइम्स कंफ्यूज करती है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, डीवी बाई डी टी, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इसको dx बाई डी से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, मतलब ये कैंसिल होके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये dv बाई डी एक्स dt था, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये बनेगा dv बाई डी एक्स इंटू ये बन जाएगा dx बाई डी टी, बट dx बाई डी टी को अपन वेलोसिटी बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे मुझे और एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज v इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, ये अरेंजमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो पहले। बस क्या किया है, dx बाई डी से मल्टीप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर में dt की जगह पे dx लिखा, तो ये dx इधर आ गया, एंड dx बाई dt को अपन वेलोसिटी बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बन गया v इंटू डीवी बाई डी एक्स। क्लियर है कि अरेंजमेंट, एक्सेलरेशन बना v इंटू डीवी बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर, चलो कमेंट करते जाओ पटपट, इज दैट क्लियर, ओके। तो अभी क्या करना है मुझे, ये जो एक्सेलरेशन था उसको इस फॉर्मूले से रिप्लेस करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि v इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस वाला है, ठीक है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसके बाद में थोड़ा सा मुझे मैथ्स यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये dx को इस साइड भेज दूंगा, तो ये इक्वेशन बनेगा v इंटू डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये स्टेप देखो क्या किया मैंने, बस डिनोमिनेटर का dx इधर भेज दिया, एंड अभी मुझे क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है। सिंपल एक स्टेप पे बस क्या किया मैंने, जो dx था डिनोमिनेटर में उसको ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दोनों साइड में क्या किया हमने, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स अगर है, तो जो x का पावर था उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, एंड उसी से डिवाइड करना पड़ता है, एक ही फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डीवी मिला है, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसकी पावर 1 है, मतलब ये बनेगा v स्क्वायर बाई 2, क्या बनेगा, v स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से ये इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ dx है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 0 इंटू dx, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था, 1 का मतलब x रेस टू 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 प्लस 1 यानी 1। एक मिनट, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, यहाँ पे x था, x को भूल गए हम, x इंटू डी एक्स है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये x इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। देखो ये 2 पॉइंट, ये इस फॉर्मूले से मैंने डायरेक्ट लिखे। सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर जो दी जाती है उसमें 1 ऐड करो एंड उसी से डिवाइड करो। तो ये वैल्यूज मैं अब पुट करने वाला हूं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, पहले इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको पुट करूंगा आगे की स्टेप में। मतलब देखो क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप में ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स था, तो यहाँ पे मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं होता डेरिवेशन इंटीग्रेशन में, एक्स इंटू डी एक्स। अभी सिंप्लीफाई किया था उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस मुझे सी लेना पड़ेगा, प्लस सी, सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हर बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, यानी कि किसी टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं तो उसका इंटीग्रेशन जो आ रहा है उस इंटीग्रेशन का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो पहली टर्म मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट कुछ होगा जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए इंटीग्रेशन लेते टाइम हमें ये प्लस कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट की जो है वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशंस पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लगा तो ठीक है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी पुट एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम मतलब शेवटचा कंडीशन। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी, जैसे कि ये बॉडी है, ये मोशन परफॉर्म कर रही है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे आ गई, एक्सट्रीम पे आ गई मतलब क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड बनेगा एंड इसकी जो वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है इसलिए बॉडी रुकती है एंड फिर वापस जाती है। तो x इक्वल्स टू ए एंड v इक्वल्स टू 0, ये दोनों वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, सॉरी ये v तो 0 है, 0 है, प्लस c। बस मैंने ये दो वैल्यूज जो है इनको इस इक्वेशन में पुट किया है। अब ये माइनस वाली टर्म अगर इधर आएगी तो मुझे कांस्टेंट की यानी c की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। सी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पहला पार्ट रब कर रहा हूं। अब ये इस कॉलम में जो सिंप्लीफिकेशन है इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो हमें बाकी एप्लीकेशंस में यूज नहीं करनी है, लेकिन कैसे आ गया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में लिख के दिया है, ठीक है। तो आगे मैं क्या करूंगा, इस सी की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, तो सी की वैल्यू वहां पे पुट करने के बाद इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, सी का मतलब कौन है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 2 है। अगर थ्रू आउट मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 कैंसिल होके वी स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एट द एंड अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज के डीपीपी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चेक इट, कमन फास्ट, यहां तक क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देखो, फिर और अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल वे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। डेरिवेशन लक्षात राहत नाही तो उसको लिख के प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन नाही बेटा। डेरिवेशन लक्षात ठेवण्यासाठी
जे समजतंय ते लिहून आपल्याला प्रिपेअर करावं लागेल. कोण था ये, शुभमकर था या कोमल या आरती है? ठीक है. मी मतलब कोण? डेरिवेशन लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला ते 2 to 3 टाइम्स लिहून प्रॅक्टिस करावे लागेल ना बेटा. शुभमकर, ओके. थोड़ा सा उसको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, टाइम देना पड़ेगा. जो समझ में आ गया है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें नई है और नई बातें एडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है. ठीक है शुभम कर, वर्क ऑन इट टुडे इटसेल्फ. जो डेरिवेशन है उसको लर्न करना ही पड़ेगा. 2-3 टाइम लिख के देखो, अगर नहीं इश्यू सॉल्व हो रहा है तो व्हाट्सएप पे बोलो. चलो, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फॉर्मूला डिराइव कर दिया. अब इसके बाद में मुझे फिर से मैक्सिमम एंड मिनिमम की कंडीशन चाहिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम कहाँ पे होगी. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि मीन पोजीशन पे क्या होगा. मीन पोजीशन पे क्या होगा कि मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 होगा. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये जो वेलोसिटी है वो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, जिसकी वैल्यू होगी a इंटू ओमेगा. एंड अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन लूंगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड होता है. यहाँ पे अगर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इंटू एनीथिंग 0. यानी वेलोसिटी जो है सबसे कम होती है, मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड वो कितनी होती है, 0 होती है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैक्सिमम एंड मिनिमम की कंडीशन. ठीक है, क्लियर है क्या दोनों? बोलो. सिर्फ क्या किया हमने, एक्सट्रीम पे आ गई मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लिया, मतलब एम्पलीट्यूड लिया. मीन पे लिया मतलब वहां पे क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट 0 लिया, और उसकी वैल्यू पुट करके जो वेलोसिटी की कंडीशंस मिल गई उसको हमने लिख दिया. एक जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, दूसरी जगह पे वेलोसिटी मिनिमम है. क्लियर है? सो ये हो गई वेलोसिटी. बस एक्स्ट्रा और 5 मिनट लेता हूं आपके, जिसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन डिराइव करना है. ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, उसी तरीके से मुझे आगे क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है? डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है. ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशंस हम डिराइव कर रहे हैं. उससे पहले देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बट हमें मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, dx अपॉन dt. इसको पुट करो तो ये dx अपॉन dt इक्वल्स टू बनेगा ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये तो सिंपल है, बस एक पार्ट हमने पुट किया है. अब इसके आगे एक छोटी सी अरेंजमेंट मैं करूंगा. ये dt को मैं इधर भेजूंगा, स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये बनेगा dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू dt. अब इन दोनों को मैं इंटीग्रेट करूंगा. अब यहाँ पे देखो, नीट वाले डायरेक्ट रिमेंबर करो, इसके ज्यादा डिटेल में मत जाओ. लेकिन नेहा, आपको ये फॉर्मूला मालूम होने वाला है आगे. ये जो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. कैसे आया, क्या आया, कुछ भी नहीं. जैसे 2 + 2 4 होते हैं, वैसे इसका ये फॉर्मूला ये एज्यूम करो. ये कैसे आता है उसके प्रूफ से हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे. एंड ओमेगा इंटू डी टी है, ओमेगा इंटू डी टी. तो यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट है, इंटू टाइम नहीं है, मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा कांस्टेंट इंटू टाइम प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अल्फा. ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल्स टू ओमेगा टी इंटू अल्फा. साइन इनवर्स था, उधर जाके क्या होगा, ये बनेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इक्वल्स टू बनेगा a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. ये जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन किसका है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम. तो आगे वेव्स में, देन ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मतलब कम से कम 5 टॉपिक में हम सेम इक्वेशन के ऊपर वर्क करने वाले. तो वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये क्यों आता है. यहाँ पे पूरा प्रूफ हमने डिटेल में देखा है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है किस किस का. पहले ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन क्या है, देन एसएचएम क्या है, देन रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट का सॉरी इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, देन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव किए. ठीक है, तो सबसे पहले जो लेक्चर में बातें हो चुकी है
थ्योरेटिकली सारा पार्ट ठीक से प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करके हैंड रिटन नोट्स आपको ग्रुप पे भेजनी है। जब हैंड रिटन नोट्स इसकी आएगी उसके बाद ही आई विल प्रोवाइड यू डीपीपी, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इतनी जल्दी एडेप्ट नहीं होगा, थोड़ी सी कंसेप्ट टाइम लेगी, इसलिए जब तक आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। तो पहले वर्क जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल प्रोवाइड यू डीपीपी, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपके थ्योरी के क्वेश्चंस आ गए तो आपको क्या करना है, मुझे सेंड करना है, सो आई विल प्रोवाइड यू डीपीपी, ठीक है। हाँ शुभम कर।